आज एक आम आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहाँ करे? अगर थोड़ी सी कोशिश करके 5,000 रुपये बचा लेगा ना, और उसको हर महीने स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदता रहेगा, एवरेज कंपनी के जो टॉप बिजनेसेस होते हैं, तो ये जो 5-5 हज़ार की हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। इस वक्त किस सेक्टर में सरमायाकारी करें? सीमेंट सेक्टर जो है उसमें आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी जो है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बताएं, ये टिप क्या होती है? टिप भी आप समझें ट्रेडिंग का एक्स्ट्रा लेवरेज वर्जन। अच्छा, इन्वेस्टर को टिप की जरूरत नहीं होती? इन्वेस्टर अपना काम खुद करते हैं और वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हैं, उसको टिप की क्या जरूरत है? आप बताइए, पाकिस्तान के ना ये जो है ना स्टॉक मार्केट के किंग है, 5 नाम बताएं। पहले होते थे, तो अब किंग कोई भी नहीं है, अब किंग है इन्वेस्टर। ये 4-5 आदमी जो माफिया थे, वो भी एक आम ट्रेडर की सप में खड़े हो चुके हैं एक हद तक। यहाँ इन्वेस्टमेंट में बोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कैसे बोल्ड का ऑप्शन हो? मैंने आपको बताया, जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई थी, उस दिन भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो आज भी आप 10 गुना पे खड़े हैं। स्टॉक मार्केट है, इसमें जो सालाना मुनाफा है, इसका तनासुब क्या है? ये बनेगा हर साल का 18 से 20%। 18 से 20% का मतलब होता है हर 4 साल बाद पैसे डबल। अच्छा, आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए? ये हमारा विजन है कि इन्वेस्टमेंट में भी तबाह होने का इम्कान होता है। 15 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की होगी ना, हो सकता है अगले 20-25 सालों में 2 से 3 जो है वो नीचे की तरफ चली। लेकिन जब आप एक पूरा एवरेज के साथ चल रहे होते हैं, तो बाकी कंपनीज उस लॉस को रिकवर कर लेते हैं। ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने एक जगह पैसे नहीं लगाने। अपने बच्चों को कारोबार करना किस तरह सिखाएं, इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत किस तरह करनी चाहिए? जो भी यंग जनरेशन है उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर दें। जिस चीज़ में आपको शौक है उसको अपना प्रोफेशन बना लें। ये क्रिप्टो का बड़ा हुआ है, सरमायाकारी करनी चाहिए लोगों को क्रिप्टो में। बहुत छोटा सा हिस्सा, मिनिमम कितनी जगह जो है वो सरमायाकारी करनी चाहिए? अगर बहुत एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ देखता भी है, तो भी उसको 5 से 7 कंपनीज में करनी चाहिए। अमेरिका में 70% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट अकाउंट है उनके पास, इंडिया में 10% तक पहुंच गया। और पाकिस्तान में तो 0.1% भी नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तरक्की में जो है रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। रहनुमाई अगर इंसान के पास मौजूद ना हो, ख़ास तौर पे नौजवानी में अगर रहनुमाई मौजूद ना हो, तो आदमी की आगे चल के सिम भी गलत हो जाती है। सिम गलत हो जाए तो मंजिल पे पहुंचना जो है मुश्किल हो जाता है। तो रहनुमाई के लिए हमारे साथ आज मौजूद है, नौजवानों को जो अमीर बनने के जो तरीके सिखाते हैं। आज की पावर कास्ट में हमारे मेहमान हैं अब्दुल रहमान साहब। कैसे रहमान साहब, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबियत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक। आप कराची में रहते थे, लाहौर शिफ्ट हो गए? बिल्कुल, थोड़े साल पहले पूरी फैमिली जो है लाहौर शिफ्ट हुई, बट तो कराची जो है वो अभी भी खून में जो है मौजूद है। खून में तो मौजूद है, लेकिन जिसको आप एक जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप लाहौर चले गए तो लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब जिसको पैसे कमाने हो कराची से लाहौर चले जाए? नहीं, अब तो डिजिटल का ज़माना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं तो आप बिल्कुल जो है हमारी एडवाइस से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो आप पे भी इतलाक होता है ना इसका तो। नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है ज़्यादा पाकिस्तान की कराची बेस्ड ही है। सही है। लेकिन हम लोग जब लाहौर मूव हुए, हम खुद सोचते होते थे कि ये एक चैलेंज होगा, लेकिन बस अल्लाह के काम है और डिजिटल का थोड़ा सा ज़माना है, तो अब जो है पूरी दुनिया मतलब आपकी हर बात को फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ लाहौर होने वाली बात को जो क्या है वो हर किसी की अपनी मर्जी है। तो अपना आप तारुफ से कराया, तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, इंग्लैंड की बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी है इकोनॉमिक्स में, बल्कि ये जो टॉप 3 स्कूल्स हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, उनके बाद इसी का नंबर आता है। बल्कि हम लोग को 2015 में जिस साल ग्रेजुएट हो रहे थे, उस साल इकोनॉमिक्स में नंबर 1 रैंक हो गई थी। ठीक है। तो बड़ा अच्छा है, इसकी हिस्ट्री भी है, बड़े ज़बरदस्त दुनिया के टॉप प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। वहाँ से ग्रेजुएशन की इन इकोनॉमिक्स, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टिंग का शौक था जो पाकिस्तान वापस ले आया। एक सेमेस्टर की कितनी फीस थी? वहाँ 1 साल की होती है। उस वक्त तो पाकिस्तान की करेंसी अच्छी होती थी, तो मेरे ख्याल से कोई 15-20 हज़ार पाउंड होती थी साल की फ़ीस। तो आप स्कॉलरशिप पे गए थे या अपने वसाइल से? नहीं, यूके में इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं होती, फैमिली के सपोर्ट से ही गए थे। फैमिली का भी बिजनेस बैकग्राउंड था, बहुत जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। यहाँ से आपने ओ लेवल किया? जी, ओ लेवल्स और ए लेवल्स कराची से ही किया बल्कि, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक चले गए। ठीक हो गया। ये आप जो है वो लोगों को अमीर बनने के मशवरे देते हैं, तो ये एक आम आदमी, एक आम बच्चा, वो किस बुनियाद पे जो है ना वो आपका मशवरा कबूल करे? मैं क्यों करे, मतलब मैं आपका मशवरा कबूल करूं तो उसकी बुनियाद क्या है? आपके पास कितनी सक्सेस स्टोरी हैं? सक्सेस स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने तकरीबन 1.5 साल हुआ है हमारी कंपनी को स्टार्ट किए हुए, ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा लोग जो है ना हमसे डायरेक्टली मुस्तफ़ीद हो गए हैं। बट कोई भी मेरा यकीन जो है ना सिर्फ उस बात पे करे जो मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक हज़रत उमर का भी कॉल है, वो कहते होते थे कि कोई भी है ये मत देखो कौन बोल रहा है, वो तो बात क्या कर रहा है। तो जो भी चीज़ है
गूगल का ज़माना है, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, हर कोई जो है फैक्ट्स चेक कर सकता है। तो कोई भी आपको एडवाइस दे उसको फैक्ट्स के अगेंस्ट चेक करें। नहीं, आप अपनी सक्सेस स्टोरियाँ बताएं ना, कि एक गरीब बच्चा था जिसके घर में खाने को नहीं था, या लोअर मिडिल क्लास का आदमी था, लेकिन आपके मसले पे उसने अमल किया, आज वो एक पुरतायूस जिंदगी गुजार रहा है, वो करोड़पति हो गया। आप ऐसी कोई 5-4 स्टोरी अगर नहीं, 5-4 से मैं आपको ज़्यादा बताता बताएं। हूँ। पिछले 1-1.5 साल में ना हमारे साथ तकरीबन जो टोटल इन्वेस्टर्स थे अराउंड 300 to 400, उनका कंबाइंड जो इन्वेस्टमेंट साइज था ना वो तकरीबन था पिछले 1 साल में 3 से 4 अरब रुपए। और पिछले साल जैसे हम सबको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट के थ्रू ना आप बहुत अच्छी एक सरमायाकारी कर सकते हैं। उसमें जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर जितने भी हैं उनकी कंपनीज ना स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। तो आप खबरों में सुनते होंगे पाकिस्तान में ये जो सेठ लोग हैं बड़े पैसे बनाते हैं। तो अब जब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इनके साथ पार्टनर बनते हैं, आप भी ये सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है ना वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल में हमारे पास जैसे इन्वेस्टर्स जिनकी 3 से 4 अरब रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उन्होंने ऑलमोस्ट जो है 2 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है। नहीं, जिसके पास 3 से 4 अरब है ना, तो नहीं, ये एक उसको तो इंसान मशवरे नहीं की है। जरूरत नहीं है, वो नहीं तो वैसे ही उसके पास 3-4 नहीं नहीं, ये अरब भी है। एक मिसनोमर है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे भी होते हैं, गलत जगहों पे इन्वेस्ट करते ठीक हैं। है। आप देखें ये पाकिस्तान तो में। चले, आपका मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे तो आप गरीब आदमी की स्टोरी सुनाएं। जो गरीब आदमी था, एक नौजवान आदमी, आपने ए लेवल से पढ़ा, पैसे दे के आपने लंदन पढ़ा, हर गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। एक ऐसा नौजवान आदमी जिसने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया हो, किसी सरकारी स्कूल में बस में जाके जो इंटर किया हो, कराची यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर कर लिया हो, वो तरक्की वो कैसे कैसे करे, कर सकते हैं? उसकी क्या सक्सेस स्टोरी है आपके बिल्कुल, मैं आपको एक पाथवे भी बताता हूँ जो हर बंदा जो है वो फॉलो कर सकता है। हाँ। उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी देता हूँ जिससे ना लोगों को समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट को जो मुश्किल बनाया गया है ना, कि ये बहुत मुश्किल है, आम बंदा कर ही नहीं सकता। तो ऐसा भी जो है असल में ऐसी सच्चाई नहीं है। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया आसान अकाउंट। पहले ना इसमें अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल होता था, और आपसे वो 10,000 किस्म के डॉक्यूमेंट मांगते थे। ठीक, आसान ये अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज में। जी बिल्कुल। ठीक है। तो आसान अकाउंट में जो है आप लोग अगर 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपसे कुछ नहीं मांगे, आप बस जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए। तो हमने एक चीज़ स्टार्ट की, क्योंकि जो सारा सीखा हुआ था ना कि किस तरीके से एक आम आदमी भी इससे फ़ायदा कर सकता है, वो ये होता है कि आप जितनी भी सैलरी अर्न करते हैं ना उसका थोड़ा सा हिस्सा 2,000 रुपये 5,000 रुपये हर महीने जो है ना स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। और अब आप जब अगले सालों में जैसे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अपनी सेविंग करते रहेंगे, वो इतने अच्छे तरीके से कंपाउंड हो जाएगी कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना उसको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ हमने स्टार्ट करी अपने घर से। 3-4 लोग जो हमारे घर में जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पड़ा हुआ था, शायद एक जमात भी पास नहीं की होगी उन्होंने, उनको हमने पूरा तरीका समझाया कि कैसे करना है, उनके अकाउंट ओपन किए। और स्टार्ट ऐसे किया कि हर महीने उनसे कहा कि 2,500 रुपये ना आपने अपनी सैलरी में से आपने इन्वेस्ट करने, ये और 2,500 रुपये हम लोग अपनी तरफ से 2,500 लगाएंगे। रुपये, ये तो आप बता रहे हैं कि मेरे जो पोता पोती होंगे ना वो अमीर हो जाएंगे, तो मैं कैसे कमाऊंगा? मुझे आप बताएं, मुझे अमीर बनना है। देखें इसमें जो पोता पोती तो अपने नसीब कर ले आएंगे, उनके चक्कर में मैं जो 2,500 रुपये वहाँ दे रहा हूँ। नहीं, अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्लानिंग कर लेंगे, या अपनी जब आप रिटायरमेंट होंगे उसकी भी प्लानिंग कर लेना, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है। एक फेमस कोल है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में अमीर होते हैं, लेकिन कोई भी जो है मरते दम तक अमीर नहीं रहता। कुछ आपने इंग्लैंड में देखा होगा, एक लॉटरी होती है 1 मिलियन पाउंड, बहुत ज़्यादा लोग जीतते हैं, लेकिन वो उसके 5 साल बाद देखें ना तो वो फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे संभालना ही नहीं आता। तो ये जो सारी ज़्यादातर लोग लगे रहते हैं ना गेट रिच क्विक स्कीम्स, ये असल में आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। वो आपके जो पैसे होते हैं ना वो भी लूट के ले जाते हैं। तो सबसे सही तरीका ये है कि आप प्लानिंग करें, जितने भी पैसे आप सेव कर सकते हैं। इस पे चले हम आगे प्लानिंग के तरीकों पे आपसे बात करते हैं। ये बताएं, आप महीने का कितना कमाते हैं? अब हमारी कंपनी माशाल्लाह अच्छा रेवेन्यू भी कर आप लेती है। अरबपति आदमी हैं? नहीं, मैं अरबपति बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को अरबपति बनने का मशवरा दे रहे हैं, मतलब बिल गेट्स की मशवरा दे के मैं लोगों को तो समझ में आता है। आप खुद लोगों को अरबपति बन, कोई अगर आपसे कहे कि आप खुद अरबपति नहीं बन सके, तो फिर आप इस तरह से जो है अगर आप कहें बिल कि गेट्स किसी को मशवरा दे, स्टीव जॉब्स किसी को मशवरा दे, जैक मा किसी को, तो बात समझ में आती है। नहीं, लेकिन जो मैं आपको जो टीचिंग्स बता रहा हूँ ना वो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में पूरी दुनिया में जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना वो फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई किसी उस्ताद का, हाँ बिल्कुल, जो मैंने जिनसे सीखा है ना, शागिर्द हाँ जिनसे मैंने ज़्यादा सीखा है अपनी पूरी जर्नी में 2015 से लेके 2020 तक, वो है वॉरेन बफे। उनकी वेल्थ जो है वो $100 बिलियन। अच्छा, तो ये है कौन? वॉरेन बफे एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे। अमेरिका में इन्होंने स्टार्ट किया 1950s में।
ठीक है। और इन्होंने देखा, सारे बिजनेसेस को समझा, और जो अच्छे बिजनेसेस थे ना उनके शेयर्स खरीद लिए। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो वेल्थ थी इतनी बड़ी हो गई कि फिर ये शेयर्स नहीं खरीदते थे, ये पूरी कंपनीज खरीद लेते थे। ओके। तो अमेरिका में ये जो ट्रेन का पूरा सिस्टम है, रेल रोड कहते हैं जिसको, हाँ। उसमें 4 बड़ी कंपनीज हैं। यानी कि आप सोचें हज़ारों किलोमीटर के ओवर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है। उसमें से एक कंपनी 4 में से जो है वॉरेन बफे 100% ओन करते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी गाइको, उसके ओनर हैं। इसी तरीके से कोका कोला में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर अगेन उन्होंने 1956 में स्टार्ट किया था, उस वक्त अगर लोग कहते कि आप अरबपति नहीं हैं तो मैं आपके साथ इन्वेस्ट क्यों करूं। तो हमेशा ये चीज़ भी अच्छी होती है, ट्रैक रिकॉर्ड देखना नहीं, चाहिए। जैसे लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने कहीं तक पहुंचना है तो आप जिससे रहनुमाई ले रहे हैं वो आपके साथ साथ भी तो चल अरे सकता ये है। वाले साहब तो नहीं है ना आपका, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, लोगों को अरबपति बना के जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी बोलती कुछ खाने को भी लेकर आया है, सब सिखा कर आ गया। नहीं नहीं, आपके ऐसा साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं मामला है। है। देखिए हम जो भी इधर सिस्टम की बात पर करेंगे आप ना, तो ठीक ठाक मसा है ना, हाँ ताकि अलग लोग, अलग, अगर आपको देखिए आप एक हाँ चीज सिखा रहे हैं, लोग आपको फॉलो करते होंगे। तो फॉलो करने के लिए आदमी को पहले रोल मॉडल बनना पड़ता है। लोग एक ही चीज से आज मुतासिर होते हैं ना। अगर आप दौलतमंद लोगों को बनना सिखा रहे हैं तो आपकी शख्सियत में या आपका जो वो हजम हो या आपका जो एक स्ट्रक्चर हो, उसमें भी लोग दौलत ही तलाश करेंगे कि भाई खुद इनके पास कितनी दौलत है। कि बिल्कुल वाकई ये भी इस देखना चाहिए, साथ हाँ साथ ये भी देखना चाहिए कि किस पाथवे पे लेके जा रहे हैं। अब आपको यूट्यूब पे और मीडिया पे 10,000 किस्म के ऐसे लोग भी दिखेंगे जो गाड़ियां दिखाते हैं, अपने दुबई के फ्लैट दिखाते हैं, असल में वो किराए के होते हैं और आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। हाँ तो ये भी सही नहीं है कि अगर कोई आके बोल रहा है मेरे पास अरब रुपए हैं, मैं आपको अरब रुपए जो है कमाना सिखा दूंगा। एक प्रोसेस होता है, दुनिया भर की जो फाइनेंशियल एक वर्ल्ड है ना, उसकी कुछ रियलिटीज़ हैं। जो उसको समझ जाता है उसका रिजल्ट यही होता है कि वो अरबपति खरबपति बन जाता है। ठीक हो गया। तो जो उसको समझता होगा, सही से उसको फॉलो करेगा, वो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर लेगा और अपनी नेक्स्ट जनरेशन और अपना भी फ्यूचर जो है ना वो संभाल लेगा। रहमान भाई, अब बिल्कुल आसान लफ्जों में गुफ्तगू करते हैं। एक नौजवान है, हम्म, उसको क्या करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान का नौजवान है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ना महंगाई ज़्यादा होती है। अच्छा। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज 10% से 12% महंगाई होती है। ठीक है। अब महंगाई को सबसे अच्छा टैकल करने का तरीका होता है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि महंगाई के साथ बढ़े। ठीक है, वो अपनी जो लूजिंग अर्निंग पावर है ना वो इंक्रीज़ करता रहे। लोग ज़्यादातर यहाँ करते हैं जो अपनी सैलरी में से कुछ सेव कर भी लेते हैं ना, उसको तकिए के नीचे रख लिया, उसको डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो है कोई रियल इस्टेट खरीद ली। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती लॉन्ग टर्म में जितना एक बिजनेस ओनर कमा सकता है। ठीक है। और उनके शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं। ठीक है। मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ ठीक। कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो क्यों करनी चाहिए। हाँ। वो इसलिए फॉलो करनी चाहिए कि आपने अपने दोस्तों से तो सुनते रहते हैं पिछले 2 साल में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो चीज़ पिछले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा बड़ी होगी ना वो अगले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर हम 1999 से शुरू करें ना, आपने 1 लाख रुपए अगर बैंक में रखे होते वो आज 10 से 12 लाख रुपए बन जाते। अगर इतनी बैंक में महंगाई। 1 लाख रुपए हाँ, रखे बैंक होते में अगर आपने सेविंग अकाउंट में, या जैसे लोग नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट लेते हैं, हाँ। वो आपके 11 से 12 लाख हो जाते हैं। एक महंगाई भी इतनी हो जाती है। सही है। ठीक है, तो आपने कुछ खास कमाया नहीं। इसी तरीके से आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया होता, वो आज 55-60 लाख रुपए का है। तो इसमें आपने अच्छा प्रॉफिट सही कमाया है। इसी तरीके से अगर आपने स्टॉक मार्केट का जो एवरेज इंडेक्स होता है जिसकी आप खबरें देखते रहते हैं, आज जो 100 इंडेक्स है वो 1,45,000 पे पहुंच गया, ये उस टाइम पे होता था 950 पे, यानी कि 1,000 रुपये। तो इसमें आपने 1 लाख रुपए अगर लगाए होते, और ये एक कंपनी नहीं है, ये बहुत सारी कंपनीज की एवरेज होती है, आपने हर कंपनी में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, ये आपको आज 1.5 करोड़ रुपये पहुंचाया था। और इसके पीछे बैक एंड की जो नॉलेज है वो वॉरेन बफे ने समझाई कि किसी भी मुल्क में आप उधर की रियल एस्टेट उठा लें, आप उधर का गोल्ड उठा लें, आप उधर के बैंक का रिटर्न उठा लें, या कोई और चीज़ उठा लें, बिजनेस ओनर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इन्फ्लेशन हो जाए कुछ भी हो जाए, बिजनेस ओनर्स हमेशा किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। और उनके साथ जुड़ने का अभी तरीका है कल ही एक स्टॉक लिस्ट भी मार्केट। आई ना 100 पाकिस्तानियों की, उसमें एक भी नौकरी पेशा आदमी नहीं है, हाँ, सारे कारोबारी। दुनिया में ऐसी है, दुनिया अच्छा। में ऐसी है। दुनिया में जो है अगर कोई नौकरी पेशा था भी, वो ये था कि वो अपनी कंपनी में जॉब करता था, सीईओ था, और उसको साथ साथ उसके शेयर मिलते गए, हाँ। और वो उससे जो है अपनी वेल्थ क्रिएशन करता रहा। देखिए आप एक चीज़ समझें, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं ना, आप अपना टाइम के अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं। ठीक है। जहाँ वो टाइम खत्म हुआ, अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी वर्किंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी। सही है, आप घंटे जो काम कर सकते हैं वो भी कम हो जाएगी, और एक टाइम पे आपने रिटायर भी होना है। तो आपने जो है ना पैसिव इनकम क्रिएट करनी है जो कि घंटों के बगैर जो है ना बढ़ती जाए। अच्छा, अभी आपने ना पैसे कमाने के ना 4 कॉरिडोर बताए। एक गोल्ड बताया, एक रियल एस्टेट बताया, एक स्टॉक मार्केट, एक डॉलर। ठीक है, हम स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, स्टॉक मार्केट ये जैसे बोले ना कि
तेजी आ गई, रोजाना खबर रोजाना आती है, गुज़श्ता कुछ 6 महीने से आ रही है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई, वो तारीख पता नहीं कौन सी है, हाँ वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच जाता है। रिफ्लेक्शन आम आदमी पे तो नहीं आ रही, हो सकता है 8-10 कंपनियों पर उसकी रिफ्लेक्शन आती हो। देखिए एक आम आदमी उसको आज की तारीख में, इस वक्त जो है 18 अगस्त है आज एक आम आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहाँ करे? एक आम आदमी का बताएं जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने। मैं आपको बिल्कुल वही प्लान एक शेयर बात, करता हूँ। दूसरी बात, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, दूसरा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं आपको जो पहले एक प्लान बताता हूँ ना, ये वही प्लान है जो कि मैंने जैसे बताया ना, हमने अपने घर वाले लोगों के साथ स्टार्ट किया कि 2,500 वो लोग सेव करते थे, 2,500 हम डालते थे, हर महीने 5,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। अब आप सोचें आज अगर किसी की लेट से 50,000 की भी सैलरी है, अगर थोड़ी सी कोशिश करके 5,000 रुपये बचा लेगा ना, और उसको हर महीने स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदता रहेगा, एवरेज कंपनी के जो टॉप बिजनेसेस होते हैं, तो ये जब बाय द टाइम वो रिटायर होगा 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो ये जो 5,000 की हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। इतनी अच्छे रिटर्न आते हैं स्टॉक मार्केट। ये जो 1 लाख को 5 इसमें करोड़ तक कब तक पहुंच जाएगी? 25 सालों में, 25 सालों में आपने हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करना है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है कि बताएं 1 साल बाद कहाँ पहुंचेगी? 25 साल को छोड़े ना, आज अपनी ख्वाहिशात को आदमी दबा रहा है। देखिए इसकी ये बात तो नहीं, ये 25 आज उसको आइसक्रीम खानी है, उसके पैसे जमा कर रहा है, और 25 साल बाद जाके तो आइसक्रीम नहीं खाएगा ना। देखिए इसमें आपने आज सीखनी, बताएं हाँ। कि 1 साल में कितना रिटर्न आएगा? देखिए फिर वही बात आ गई, 25 जब आप साल में तो आदमी अमीर बन के क्या, जब तो कब्र में पाँव लटक जाएंगे, उसको फिर करना क्या दौलत का? पे तो डॉक्टर का खर्चा ही है। नहीं, आज अगर कोई 20 साल में लेट से अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो 25 साल बाद वो सिर्फ 45 साल का होगा। सही। 45 साल में तो बंदा जो है वो जवान होता है। अच्छा, अगर आज कोई आदमी हाँ 1 लाख रुपए लगा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो आप कह रहे हो 45 साल, उसकी उम्र 20 साल है नौजवान की, वही 1 लाख रुपए 45 साल की उम्र में 5 करोड़ में बदल जाएंगे। नहीं, आपने हर महीने 5,000 लगाने हैं। हर महीने अगर आप 1 लाख लगाएंगे ना एक साथ, जैसे 1999 में लगाया था, तो अगर अगले सालों में भी ऐसा ही रिटर्न मोस्ट प्रॉब्ली आता रहता है, क्योंकि ये एक कंपनी का रिटर्न नहीं है, ये सारे एक एवरेज बिजनेसेस का रिटर्न है, तो 1 लाख फिर से जो है वो 1.5 करोड़ हो जाएगा 25-26 साल बाद, ठीक है। जो एक एवरेज रिटर्न होता है। तो अभी लेकिन हर किसी के लिए हर महीने 1 लाख इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता। 5,000, 10,000, 20,000 हर कोई कर सकता है। तो आज ये ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? अच्छा, ट्रेडिंग होती है कि जैसे खबरें चली कि ये अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान से रिलेटेड, रेटिंग अपग्रेड हो गई है, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, या ऐसे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। लोगों ने सिर्फ इस एबिलिटी को कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं ना, उसको ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया कि अब मेरे पास जब भी पैसे आएंगे ना, कोई खबर मैं इधर उधर से सुनूंगा, पहले से खरीद लूंगा, थोड़ी सी ऊपर जाएगी मैं बेच दूंगा। सही। लेकिन और पाकिस्तान में ना 90% लोगों ने किया भी यही है, और सबकी स्टोरी यही होती है कि हमने ट्रेडिंग करने की कोशिश की और हमारा लॉस हो गया। दुनिया भर में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, 95% लोग जो है नुकसान करते हैं। 5% ट्रेडर होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, सारा कुछ उन्होंने कैलकुलेशन की होती है, अपने ऊपर कंट्रोल होता है, पढ़ते भी हैं उसके बारे में, टाइम भी लगाते हैं, फिर जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की। लेकिन जो वो वाला सिस्टम है ना कि आपने बस इन्वेस्ट करते रहना है अच्छे बिजनेसेस में, वो हर कोई कर सकता है। अच्छा, एक मिनट, ट्रेडिंग समझ जा रहा, हमारे यहाँ तो समझ लें 90%, खास तौर पे जो बाहर का एक आम आदमी, वो तो ट्रेडिंग कर रहा है, टीवी की खबर देख के स्टॉक मार्केट बढ़ गई, वो फोन पे लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, भाई इसकी कीमत ऊपर जा रही, खरीद ले, तो आखिर में झटका लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक दोस्त था, ये 2004-05 में एक दफा वो आया था ना, 4-5 या 6 में, जी, तो वो जब स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया। हाँ, तो वो उसकी जो प्रॉफिट था, जो खड़ा हुआ था, वो बताता था, वो बता रहा था, हम साथ बैठे होते थे, मैं आज 60 लाख पे पहुंच गया हूँ। फिर उसने बताया लॉक लग गया, अब हमें तो पता नहीं था लॉक होता है क्या है। जो आदमी 60 लाख के प्रॉफिट पे था, वो 24 घंटे के बाद 3 करोड़ के खसारे पे था। ये क्या साइंस थी? मतलब आपने अब जैसे हमने देखा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो है 1,000 से 1.5 लाख पे पहुंच गया, लेकिन आप आम बंदे से अपने दोस्तों में बात करेंगे ना, कहेंगे हमने भी ट्राई किया था, हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने की थी ट्रेडिंग। उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं कि हमने जो है ना बिजनेस ओनर के साथ पार्टनर बनना है। उन्होंने अपनी जो है ना वो तरकीबें लगाई, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की। ट्रेडिंग की आप तबलीग नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जिस चीज़ में सक्सेस रेट ही 5% हो, तो फिर अहम बात है कि आप इस वक्त जो मार्केट ऊपर जा रही है, वो इन्वेस्टर की वजह से नहीं जा रही, वो ट्रेडिंग की वजह से ऊपर जा रही है। नहीं, वो इस वजह से ऊपर जा रही है कि पाकिस्तान के थोड़े से हालात बेहतर हो रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट पहले अगर एक एवरेज कंपनी 1 लाख रुपए कमाती थी ना साल में, उसकी कीमत चल रही थी 3 लाख रुपए। अब बताएं दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? लेकिन वो इस वक्त जो तेजी से लोग कूद रहे हैं ना, कि वो मेरे बराबर वाला इतना कमा रहा है, मैं भी कमा लूं, तो वो चक्कर में जो है ना, उसी के एजेंट के पास ने जो है ना पैसे लगा दिए, ट्रेडिंग कर रहा है वो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इस वक्त जो लोग हैं। नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। आपकी दुनिया भर में बड़ी गहरी नजर है, इस वक्त जिस तेजी से जा रही है, ये क्रैश होगी।
बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको इसका थोड़ा सा ये समझाता और हूँ। ऊपर जाएगी। और ऊपर जाएगी, आपको मैं बल्कि बताता हूँ। जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 40,000 से 1.5 लाख पे गई कैसे। जब आप वो समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आगे भी क्या होगा। ठीक है, अब 1 लाख रुपए अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती थी ना, हाँ पाकिस्तान में एवरेज ना उसकी कीमत चलती है 10 लाख रुपए। एक दुकान में भी आपने ऐसे देखा होगा, एक दुकान अगर 1 लाख रुपए रेंट देती है ना, तो उसकी कीमत होती है, अगर साल का 1 लाख रेंट है तो वो 10 लाख के आसपास उसकी कीमत होती है। सही। पाकिस्तान में जो कंपनी 1 लाख रुपए कमाई थी ना, 2023 में उसकी कीमत चल रही थी 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए। यानी कि 2 साल में ही आपके पैसे जो है पूरे हो जाते। बहुत जो डिफ़ॉल्ट और ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, इस वजह से चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। कंपनी हालांकि अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही थी। फिर जैसे ही जो पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ने शुरू हुए, डिफ़ॉल्ट के खतरे ख़त्म हुए, इलेक्शन भी हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत आ गई, तो आज जो है वही कंपनीज अगर 1 लाख रुपए कमा रही है ना, तो वो 7 लाख पे मिल रही हैं। और अभी भी जो एवरेज है पाकिस्तान की वो तकरीबन जो 10 लाख है, उससे भी आप नीचे। फिर जो हम लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देखते हैं ना, उसमें पाकिस्तान में होता है बूम बस साइकिल। इकोनॉमी अच्छी होती है, डॉलर रिजर्व इस तरह होता है कि ग्रोथ जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से डॉलर रिजर्व कम हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है, तो जो कंपनीज होती है ना वो भी सस्ती ट्रेड होने लग जाती है। सही है। फिर बूम साइकिल आता है, बूम साइकिल में रिकवरी होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, लोगों के पास थोड़े से पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो बूम साइकिल होते हैं ना, जिसमें करेंसी स्टेबल होती है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा होता है। इसमें पाकिस्तान की मीशत और स्टॉक मार्केट ये इक्वल है या मसनूई तौर पे इसमें बढ़ावा हुआ है? देखिए, मसनूई कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, रोज़ जो है 50 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती है। किसके पास इतने पैसे हैं कि वो 1 साल तक इसको मसनूई तौर पे नहीं तो ऊपर फिर लेके जाएगा? ये वजह क्या है, जब पाकिस्तान की तरक्की को स्टॉक मार्केट से जोड़ा जाता है इसके ऊपर जाने की रफ्तार से, उसकी लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो एक आम आदमी पे क्यों नहीं आ रही, पूरी सोसाइटी के हाँ, ऊपर क्यों नहीं आ रही? पूरी सोसाइटी पे आती है। स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर होता है कि उस कंट्री की स्टेबिलिटी कितनी है। सही है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है ना स्टॉक मार्केट, वो होता है कि उसमें जितने भी बिजनेसेस लिस्टेड हैं, हाँ उनका मुनाफा बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप ये डिविएशन देखेंगे कि पाकिस्तान के पिछले 30 साल जो हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लोगों की सैलरीज जो है वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी, लेकिन जो बिजनेस ओनर है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट बना रहे हैं, हाँ कंपनी ने तो अपनी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी के हिसाब से ही प्राइस सेट होगी ना उसकी। एक दुकान अगर उसका किराया बढ़ेगा तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। इसी तरीके से जब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये अच्छा, असल लॉजिक होती है। ये बताएं कि इस वक्त हम्म, लोगों को कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, एक तो आपने बोला ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, हाँ, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं जो करना। ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जल्दी जो है वो अब आप मौत के देखें, कुएं में कूद जाएंगे। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ना, उसका डॉलर टर्म्स में भी दुनिया भर में बहुत अच्छा रिटर्न है, अच्छा। अमेरिका के स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे आम बंदा कहता है मेरा नुकसान हो गया। हाँ एक ही वजह हो सकती है ना उसकी, कि एक चीज़ जिसमें 1 लाख 1.5 करोड़ बन रहा था, हाँ बीच में आपने ट्रेडिंग कर करके नुकसान कर लिया। ठीक अगर आप उसको सिर्फ होल्ड कर लेते तो आज आपके पास कितनी अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट ठीक। गैदर हो नहीं जाती। अभी कौन से सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा, सेक्टर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा बूम बस साइकिल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब पाकिस्तान में बूम साइकिल चल रहा होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, जैसे अभी और भी नीचे आएंगे, तो एवरेज रिटर्न पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का होता है 30 से 35% उन सालों में, क्योंकि स्टेबिलिटी 30 से होती है 35% सालाना। सालाना। बुल साइकिल वाले साल होते हैं। अच्छा, इसके और इस अंदर वक्त कितना चल रहा है? इस वक्त आप देखें पिछले 2 सालों में जो है स्टॉक मार्केट 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। अभी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न चल रहा कितना है। अब पिछले साल में आया था तकरीबन 60 से 70% सालाना? एक साल में, अच्छा, और उससे वाले पिछले वाले साल में 100% आया था। देखिए किसी मखसूस सेक्टर्स पे आया होगा ना, हर सेक्टर नहीं, में। ये एवरेज है। कुछ सेक्टर में इससे भी ज़्यादा है, किसी में से थोड़ा सा कम आया। अगेन वजह ये थी कि जैसे मिफ्ता इस्माइल कहते थे 5,000 वाला नोट 500 में मिल रहा है, हाँ तो चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। अब चीज़ें अपनी असल वैल्यू के करीब आ रही हैं। ठीक। लोगों ने जो अपने माइंड में रिस्क बनाया हुआ था डिफ़ॉल्ट का, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कंपनीज भी अपने प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। फिर आपने जैसे जो बुल मार्केट वाले साल होते हैं उसमें जब 30 से 35% रिटर्न आ रहा होता है, तो हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था, लोग बहुत घबराते होते थे कि इंडेक्स जो है वो 80-90 हज़ार पे पहुंच गया, 40,000 से अब ये नीचे आ जाएगा। लेकिन आप पूरा एक साइकिल देखें, 2009 से लेके 2016 वाला देखें, या आप 99 से लेके 2006-07 नहीं, तक फिर देखें। जब माजी में जो स्टॉक मार्केट जो जमीन बोस हुई, ज़मीन बोस किस तरह होती है? ज़मीन बोस इसको कहते हैं कि 1,000 से लेके इंडेक्स 15,000 पे गया, और जब वो 5,000 पे आ गया तो उसको कह दिया ज़मीन बोस हो गई। ट्रेडिंग वाले तो डूब गए ना सर। ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। अच्छा, उस जब इन्वेस्टर के अगर लेट्स से पैसे एक बड़ा डूबे, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मार्केट क्रैश होती है उस वक्त भी इन्वेस्टर नहीं डूबता? देखिए उस वक्त जो भी गलत टाइम पे एंट्री कर लेता है, महंगी चीज़ें खरीद लेता है, हाँ। उसको थोड़े टाइम के लिए नुकसान हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको नहीं सेल करेंगे, आप समझते हैं कि हाँ ये जो है अपनी असल वैल्यू पे बिजनेस ग्रो होगा विद टाइम, मुझे भी उसका प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे। लेट्स से अगर जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई थी, उससे एक दिन पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट कर ली होती, 2006-07 में 15,000 टॉप ऑफ द इंडेक्स,
आज भी तो वो 1.5 लाख पे बैठा हुआ है ना इंडेक्स, ठीक। 10 गुना प्रॉफिट उसने बना लिया ना, इतना और अच्छा कहाँ मिलता है इतना प्रॉफिट। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, वही भी सरमायाकारी वाली बात पे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले इस वक्त किस सेक्टर में सरमायाकारी करें? अच्छा, इस वक्त अब थोड़ा सा रुझान ये है कि स्टेबिलिटी अचीव हो गई इकोनॉमी में, अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आएगी। तो जब ग्रोथ आती है ना तो ग्रोथ ऐसे में भी ऊपर जाती है या नीचे आती है? ग्रोथ में तो और ज़्यादा ऊपर जाती है। अच्छा। ग्रोथ में ऐसे जो बिजनेस होते हैं जिनकी लेट से सेल पहले कम हो रही थी, अब उनकी सेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घर बनाएंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो ये सेक्टर ऐसे होते हैं कि जब इकोनॉमी ग्रो होती है ना, इनकी सेल और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। ठीक। इनको कहते हैं सिक्लिकल सेक्टर। जो खाने पीने वाली चीज़ें होती है ना, वो अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी रही हो, वो फिर भी लोगों ने इस्तेमाल करनी है। लेकिन ये जो गाड़ियाँ, घर बनाना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अगर महंगाई ज़्यादा हो, रुक जाती हैं। फिर जब जैसी स्टेबिलिटी आती है, इनकी सेल बढ़ती है। तो सीमेंट सेक्टर जो है उसमें आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी जो है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगले 2-3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता जो है सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ आपकी होगी। तो पूरी रियल एस्टेट की मार्केट, पता नहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी बैठी हुई है 2 साल से। 2 साल से बैठी हुई है, इसका ये मतलब नहीं अगले 2 साल भी बैठी रहेगी। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास पैसे आएंगे, बुकिंग कराएंगे, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी शुरू होगी। ये है कि एक तो वो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक शोबों में और ये गाड़ियों के शोबों में, गाड़ियों के शोबों में बिल्कुल कर सकते हैं। एवरग्रीन सेक्टर भी होते हैं, जैसे जो पाकिस्तान में खाद बनाने वाली कंपनीज हैं। हाँ। अब खाद तो बिकनी है, पाकिस्तान में खाद जो है वैसे ही सस्ती है दुनिया से। हाँ। तो जो लोकल कंपनीज हैं उनकी आसानी से बिक जाती है। आप फर्टिलाइजर सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है? आसान अकाउंट जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तो 10 लाख रुपए तक, 10 लाख ही होगी ना? हाँ 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ। तो ये बहुत इतने अच्छी बड़े बात है। पैमाने पे रियल एस्टेट मार्केट में ब्लैक मनी का सबसे बड़ा पार्किंग एरिया तो रियल एस्टेट है। बिल्कुल। इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा चलें, आप ये देखें कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी भी पार्क हो सकती है। सही है, रियल एस्टेट में गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करती थी पिछले साल तक, टैक्स भी कम होता था। सही है, उसके साथ साथ आप हर गली में देखेंगे 3 रियल एस्टेट के ऑफिस होंगे, एजेंसीज होंगी। स्टॉक मार्केट का आपको ऑफिस नहीं मिलेगा अकाउंट खोलने के लिए। लेकिन फिर भी पिछले 25-26 सालों में ज़्यादा प्रॉफिट किसने कमाया? रियल एस्टेट वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे एक एग्जांपल बता दें प्लॉट की जिसने जो है 150 गुना प्रॉफिट करके दिया। आपको इसमें हजारों एग्जांपल बता दूं, बताएं कितना प्लीज तेजी से यहाँ बिल्डर्स ने कमाया। हाँ, नहीं बिल्डर्स नहीं, आम बंदे की बात करें। आम बंदे के प्लॉट खरीद के कितना कमाया? प्लॉट खरीद के लोगों ने एक दिन में ना टोकन के ऊपर 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। स्टॉक मार्केट में कमा भी नहीं सकते। फिर आगे क्या होता है? कराची जैसे शहर में ना लोगों ने टोकन के ऊपर 5 लाख के और 1 लाख के टोकन पे 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। ये आपकी पूरी जो स्कीम 33 है, आपका ये जो पूरा ये हाईवे का इलाका है, ये जो नई बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी है, अब मैं इस वक्त नाम नहीं देना चाह रहा, लोगों ने वहां पे जो है ना मिलियंस में रुपए कमाए। इतने शायद हो सकता है स्टॉक में कमाए होंगे, लेकिन रियल एस्टेट में भी लोगों ने टिका के पैसे कमाए। जो सबसे ज्यादा जिसने प्रॉफिट कमाया ना, हमने, आप बात कर रहे हैं कागज की, कागज के रिकॉर्ड पे हो सकता है नहीं कागज नहीं, ऑन ग्राउंड प्राइस की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जिस सोसाइटी ने रिटर्न दिया ना, वो है DHA फेज 6 की लाहौर की फाइल। अच्छा। आप रियल एस्टेट किसी एजेंट के पास जाएंगे ना जो पिछले 20-25 सालों से काम करता है, वो कहेगा यार इसमें अगर आपने कर लिया होता ना, आपने वाह हो जाए। अब इसका मैं आपको रिकॉर्ड भी बता देता हूँ ना। हाँ, बताएं। इसकी ना 10 लाख की फाइल लॉन्च हुई थी 2001 में, 1 कनाल की। ठीक है, फिर उसमें बहुत सारे चार्जेस भी होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, 10,000 किस्म की चीजें होती हैं। 1 लाख की फाइल, 10 लाख की, 10 लाख 1 कनाल का प्लॉट आज 5 करोड़ के करीब है। कॉर्नर वाला प्लॉट 50 गुना प्रॉफिट दिए। अच्छी एग्जाम्पल ने फैसल टाउन आप निकाल लें इस्लामाबाद का, उसने जो है 10-15 गुना प्रॉफिट दिया है 15 साल। सर, आप कराची में एक इलाका है स्कीम 33, हाँ, यहाँ आप चले जाएं, जितना प्रॉफिट बोल रहे हैं ना, हाँ, जब यहाँ पे गेम घूमता है ना, ये इसमें भी सट्टा चलता चलें है आप ना? इसमें पूरी रिसर्च करके बताएगा ये 2000 में कितने का होता था, आज कितने का है प्लॉट। कोई ऐसी एग्जांपल हो ना जो कि लोग भी देख सकें। बिल्कुल ठीक। ये बताएं, ये टिप क्या होती है? टिप होती है कि हर आदमी है ना जो इसमें काम कर रहा है टिप की तलाश में। बट टिप भी आप समझे ट्रेडिंग का एक्स्ट्रा लेवरेज वर्जन है। अच्छा, इन्वेस्टर को टिप की जरूरत नहीं होती? इन्वेस्टर अपना काम खुद करता है और वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करता है, उसको टिप की क्या जरूरत है? अच्छा। उसको पता है मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है इसने जो है मुझे प्रॉफिट कमा के देना है। हाँ। तो किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? टिप होती है कि अपनी रिसर्च कुछ नहीं की, आगे पीछे सुना, हाँ, यही है। मार्केट में हवा गर्म हुई है, ये शेयर 50 का चल रहा है, 100 का हो जाएगा, पहले 10 का होता था, ऑलरेडी 50 का हो गया, 100 का होने वाला। अच्छा, आपसे भी लोग रब्ता करते हैं, कोई टिप दो? हम बताते हैं, हम कहते हैं ये टिप वाला कल्चर हम लोग प्रमोट करते ही नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा तो मोटो है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। ये भी हमने वॉरेन बफेट से सीखा। जब तक कोई कंपनी, आप अगर मुझसे कहेंगे ना हम लोगों की कंपनी आपको कहती है कि इस वाली कंपनी में शेयर बाय कर लें, तो उसका पहले आपको पूरा समझाते हैं ये कंपनी ये काम करती है, ये काम करती है, इसका अगले साल का इतना प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से इसकी ये कीमत होनी चाहिए, और आज ये जो है अपनी असल प्राइस से कम पे ट्रेड हो रही है, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टिप होती है कि बस सुनी सुनाई बातों पर एक कंपनी जो है वो उसका शेयर बढ़ रहा है, आप भी खरीद लो, और ज़्यादातर लोग इसमें आ जाते हैं और टिप से ट्रैप हो जाते हैं, बस फिर नीचे आ जाता है शेयर। सट्टा क्या होता है?
सट्टा भी, टिप, सट्टा, ट्रेडिंग सब एक ही नाम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अच्छा, जो टिप दे रहा है वो खेल रहा है। वो आपको टिप देता है जब उसके पैसे खुद के बन गए होते हैं, अब उसने अपना बेचना होता है ना, तो उसके लिए लोग ढूंढ रहा होता है, नहीं कह तो वो फिर इस तरह करता है। फिर देखिए इसमें फिर जो दोस्त वगैरह होते हैं वो भी थोड़ा सा इस झांसे में आ जाते हैं। वो अच्छी नीयत उनकी अच्छी होती है, अपने दोस्तों को बता देते हैं, लेकिन वो बैक एंड पे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। स्टॉक मार्केट देखिए आपने ना, नौजवान आदमी डरता नहीं है। इस स्टॉक मार्केट में ना इस वक्त पाकिस्तान की माफिया कौन कौन है, नाम लेके बताएं आप। देखिए अगेन वही बात है, एक दिन की 50 अरब रुपए की ट्रेडिंग हो रही है पाकिस्तान में कोई बंदा जिसके पास जो है 1,000 अरब रुपए हो और वो 20 दिन के लिए स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करे? मान लिया आपकी बात। हाँ, माफिया कौन है? ये सारी जो चीजें होती हैं, माफिया का नेगेटिव लफ्ज हो गया ना, किंग बताया स्टॉक मार्केट के। जब हम इतने फखर से बोलते हैं टेक्नोलॉजी का किंग जो है बिल गेट्स है स्टीव जॉब है, तो पाकिस्तानी बिजनेस है ना, गलत काम तो नहीं है। तो ये फखर से बनना चाहिए। आप बताइए पाकिस्तान के ना ये जो है ना स्टॉक मार्केट के किंग हैं, 5 नाम बताएं। पहले किंग होते थे आरिफ हबीब, एकेडी, ये लोग ना जो टोटल ट्रेडिंग होती थी ना उसका अच्छा परसेंटेज कंट्रोल करते होते थे। अब निपट गए। लेकिन अब जो है इतने नए लोग आ गए हैं, इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड बन गए हैं। अब अलमीज़ान म्यूचुअल फंड जो है उसका तकरीबन 50-100 अरब रुपया लगा हुआ है। तो अब किंग कोई भी नहीं है, अब किंग है इन्वेस्टर। वो जहाँ पे पैसे डालेगा लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। पहले तो कहते थे एक आसान लफ्जों में कि डैडी को फॉलो करो। हाँ, बल्कि वो मशहूर है कि रात को मीटिंग होती थी कि अगले दिन कौन सा शेयर बढ़ना चाहिए। डैडी कहाँ जा रहा है, अब डैडी ने वही वाली तरह अपने शेयर बेचने तो टिप घुमा दी। लेकिन मैंने एक मजाक में बात कर दी, हो सकता है ऐसा ना होता हो, या आरिफ हबीब को फॉलो करो, ये फलाने। देखिए जरूरी नहीं अगर लोग किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो फर्द को फॉलो कर रहा है नुकसान में रहेगा। आप इदारों को फॉलो करें जिनकी अपनी कोई, आप ये कहना चाह रहे हैं? इदारों को भी नहीं फॉलो करना चाहिए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ना ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, उसको कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। कि ये जो 100 इंडेक्स है ना, इसमें 100 कंपनीज है। कुछ कंपनीज उस इंडेक्स में 8% कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ 6 करती हैं। तो आप बस उसका पोर्टफोलियो बना सर, ये जो एक अमूमी तासुर है ना, एक तो कराची, पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट कराची है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऐसे ही, इसका हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद ले गए, है ना। ये सही कि उससे नुकसान हुआ स्टॉक मार्केट को? इस्लाम देखिए स्टॉक मार्केट को आप जितना भी मैनिपुलेट कर लें, एंड में जब बिजनेस उसके अंदर जो लिस्टेड होगा ना, जब उसका प्रॉफिट बनेगा तो वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। आप ऑफिस कहीं भी ले जाएं, आप बंद भी कर देंगे ना ऑफिस, फिर भी कोई लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं आएगा। कि ये जो एक अमूमी तासुर है ना कि पाकिस्तान की जो कराची की खासतौर पे स्टॉक मार्केट है, उन पे चंद अफराद का कब्जा है, और जिस तरह और उनकी मर्जी के बगैर जो है ना स्टॉक मार्केट सांस भी नहीं ले सकती। स्टॉक मार्केट ने एक इंडेक्स भी ऊपर जाना है तो 4 अफराद से इजाज़त लेगी, भाई मैं ऊपर चले जाऊँ, वो इशारा करेंगे यहाँ चले जाओ, तो फिर ऊपर जाएगी। वो जब चाहे इसको तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ले जाए, और जब चाहे तारीख की जो है वो निचली सलीन सतह पर लेकर आ जाए। ये बात सही है? ये बात पहले सच हो सकती है, आज से 30-40 साल पहले, जब स्टॉक मार्केट बहुत छोटी होती थी। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था जो उस वक्त के। अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप खुद देख लें 2021 से लेके ये जो 3-4 बड़े लोगों की आप बात करें, 2021 से लेके 2023 तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो सिर्फ नाम ही रह गए, गुब्बारे हैं, उनसे हवा निकल चुकी है? नहीं, अपनी जगह वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे, उनकी भी इन्वेस्टमेंट साइज बड़ा है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा आ गए। अब ये जो रोज़ 50 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती है, आपको पता है इसमें से 30 से 35 अरब रुपए कौन करता है? आम बंदा। अच्छा। रिटेल इन्वेस्टर। और वो इन 4-5-6 लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से करता है, उसको जो सही लगता है वो करता है। अच्छा। हर किसी के पास मोबाइल है, वो जो चीज़ चाहता है खरीद लेता है। अब जो है किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की भी नहीं। और ये 4-5 आदमी जो माफिया थे वो भी एक आम ट्रेडर की सब में खड़े हो चुके हैं एक हद तक। यहाँ जो देखें, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, जिसकी लेट से रोज की 10 लाख 20 लाख की ट्रेडिंग होती है, उसको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो लोग इनको अभी भी फॉलो करते हैं या इनको जिन समझ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि भाई अब ये जिन नहीं है, कागज के जिन है, इनके हुक्म पर अब कोई जो है ना पत्ता भी नहीं हिल रहा। नहीं, आप उनकी बात सुने, जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं उसी तरीके से उनकी बात सुने। अगर आपको सही लगती है आप फॉलो करें, नहीं सही लगती है तो किसी और को फॉलो करें। आपने जो है ना एक उनकी हैसियत को, रेट को ना चैलेंज कर दिया, मतलब उखाड़ के फेंक दिया कि बोला अब तुम लोग कुछ भी नहीं हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब जो फैसला जो है ना वो मेरिट करेगा, मेरिट इल्म करेगा, नॉलेज करेगी। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मेरिट होती है। देखें, किसी भी बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस शहर की या उस मुल्क के लोगों को अगर कंबाइन कर ले जो उनके पास पैसे हैं उससे ज्यादा हो। अगर कोई भी आपको अच्छी एडवाइस देगा, मैं जा रहा हूँ कि अकील करीम डैडी, आरिफ हबीब और इस सतह के जो लोग हैं जो बिला वजह में इस मार्केट के जमीनी खुदा बन के बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनको खुदा मत समझो, अब इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। अब जो है आप इल्म हासिल करो,
जो नॉलेज है वो नॉलेज लो और नॉलेज की बुनियाद पे ट्रेडिंग करो। अगर इनको फॉलो करोगे, इनकी टिप पर जाओगे तो ये तुम्हें निपटा देंगे, जो बचा कुछ अभी तुम्हारी जेब का खा जाएंगे। देखिए हर किसी का फाइनेंशियल फ्यूचर ना उसके अपने हाथ में होना चाहिए। कोई क्यों अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है दबाव पे लगाए। वो तो बिल्कुल तो आप एक पूरा प्लान बनाएं, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग जैसे आपको बताया है, ना आप किसी की टिप सुने, ना आप किसी से बात करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है। चुपचाप रात को बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती है गाड़ियों की और पूरी पूरी रात मीटिंग होती है और बताते हैं आज सुबह जाके ये खरीद लियो, ये खरीद लियो। जबान भी उनकी सीधा चल रही होती, तो वो खरीद लियो के चक्कर में नहीं पड़े भाई। देखें इससे बेहतर जो है मोबाइल चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर मशवरा देगा। आप देखें अब पिछले 20-25 साल में इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया इंडेक्स ने। लोगों ने अगर इनके साथ एसोसिएट हुए थे या किसी और के साथ एसोसिएट हुए थे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपको नहीं एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। लेकिन आप इनके बारे में गुफ्तगू करने में बड़ी एहतियात कर रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल किसी ने क्या किया मुझे तो इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी पूरी एम्पायर है, इनको इंडिविजुअल में समझ लेना आप। देखें लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है ना इनके साथ, वो सबसे अच्छा जज है। अगर किसी ने इनके साथ 5 साल पिछले इन्वेस्ट किया है और उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं आया, उन्होंने उनको पैसे बना के नहीं दिए, तो फिर जो है लोगों को अपना फैसला खुद करना चाहिए। ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में कम से कम कितने पैसे लगाए जा सकते हैं? आप बताएं, आपके हिसाब से 10-15 लाख तो चाहिए होंगे ना। आपकी पॉलिसी के लिहाज से तो जब मैं आम नौजवान जब तैयारी कर रहा होगा ऊपर जाने की, आप शौक होंगे। मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट आईसीयू में होगा जब पता चलेगा उसके ने वो जिसने बचपन में 5,000 रुपए लगाए थे तो 2 करोड़ रुपए लग गए, उससे बोलेगा भाई मेरे आईसीयू का बिल दे दियो। देखें स्टॉक मार्केट में 5,000 से अकाउंट खुल जाता है। अभी आपकी मर्जी है, आपके पास जितनी सेविंग है। स्टॉक मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, आप सिखाएं ना लोगों को। अभी 5,000 कहना आसान है, आपने जुमले बोल दिए। एक नौजवान को बताएं उसने 5,000 से अकाउंट कैसे खोलना है, ताकि मैं आपको बताता हूँ। लोग पाकिस्तान में चाहते हैं शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग करना। ठीक है, मैं आपको उसका 5 मिनट का तरीका बताता हूँ। इसकी ना वीडियो जो है ना, ये हमने यूट्यूब पे भी अपने लगाई हुई है कि 5 मिनट साल में यूट्यूब में लोगों ने सीखना। इसमें बताएं कि आम नौजवान जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 5,000 उसके बाद होते हैं, या यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकला है या ए लेवल कर रहा है, इंटर कर रहा है, वो अब इस काम का आगाज कैसे करे? देखिए आप इतने ज्यादा ब्रोकरेज हाउस हैं पाकिस्तान में, सही है। आप PSX की वेबसाइट पे जाना है, नंबर 1 स्टेप। क्या है ये बताएं, नंबर 1 स्टेप क्या है? PSX की वेबसाइट पे जाना, स्टॉक एक्सचेंज। उधर ना लिस्ट होती है टॉप 10 ब्रोकर्स। टॉप 10 ब्रोकर्स, ये जरा बड़े नाम होते हैं। इधर जो आपका पैसा सेफ होता है, आपने टॉप 5 को फोन करना है, जो आपका अकाउंट जब से जल्दी खोल देना उसमें अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उनके अकाउंट में जमा करानी है। थोड़ा इसको आसान करते हैं, जिस अकाउंट में जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं ना, अकाउंट सबका सेम होता है। नहीं सेम का इशू नहीं, जो उस पर यकीन कर लें कि अगर वहाँ लिस्ट में आ रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन है, कंपनी है, पीछे रेगुलेटर है, PSX है, सब दिख रहे होते हैं। दिख रहे हैं ना, मतलब 2 नंबर कंपनी नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे जो ऐसा चक्कर नहीं, ऐसा कुछ ठीक है। एक काम तो ठीक है, आपने इत्मीनान के साथ किसी अपनी मर्जी के किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवा ले, वो 5,000 में खुल जाएगा। 5,000 में खुल जाएगा, ठीक है। ख्याल ये रखना है कि जब भी आपने उनको पैसे ट्रांसफर करने हैं या चेक लिखना है, तो उनके कंपनी के नाम पे लिखना, उनके एम्प्लॉय के नाम पे नहीं लिखना। ये बड़ी अहम बात है, जब भी चेक लिखे कंपनी के नाम पे लिखे। यहाँ बारीक काम हो जाता है। हाँ, लोग जो ऐसे कहते हैं कि कैश जमा नहीं कराना, कैश तो अलाउड ही नहीं है। नहीं अलाउड तो वो तो आम आदमी के लिए नहीं है, तो किसी के भी चेक बना के दे देंगे। किसी और के अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराने, कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जो है, तो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराएं और अपने नाम का चेक अपने बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट। अच्छा, ये बड़ी अहम बात बताई आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसमें लोग करते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं फलाने आदमी के नाम चेक बना दो, कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। वो बहुत सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज भी कहते हैं कोई मसला हो गया कंपनी का अकाउंट का, इस दफा जो है ना आप ये जरा 50,000 रुपए जो मेरे पर्सनल अकाउंट में कर दें, मैं आपको शेयर लेके देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आपने उसको दे दिया ना, तो बस फिर वो समझे उसके ही हो गए। अच्छा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। कंपनी के नाम पे चेक बनाना है। अब तीसरा स्टेप क्या है? अब आपके पास आ गए पैसे अकाउंट में, अब आपने सोचना शेयर कौन से खरीदने। फिर आपने टिप नहीं लेनी, ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने सीधा KMI 30 KMI 30 है कि पाकिस्तान की जितनी भी शरिया कंप्लायंट कंपनीज है ना, उसमें से जो सबसे बड़ी 30 कंपनीज है, बड़ी कंपनी के चांस ऑफ फेलियर। KMI से क्या बनता है? ये मेरे ख्याल से कराची मीज़ान इंडेक्स है शायद, बट इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। मकसद ये है कि ये पाकिस्तान की शरिया कंप्लायंट टॉप 30 कंपनीज है। अच्छा, शरिया कंप्लायंट अलग है और जो दूसरी है वो भी है, वो उसकी लिस्ट अलग होगी। हाँ, उसकी लिस्ट। अच्छा, जो एक ज़मीनी सवाल पूछ रहा हूँ फिर आपकी तरफ, दोनों के जो प्रॉफिट की जो ऊपर जा रही है, जो फिगर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट है, वो दोनों का बराबर है? देखिए ये जो दूसरा वाला इंडेक्स है ना,
KMI 30 ये थोड़ा सा बाद में आया था, हाँ तो इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये करीब करीब ही होगा। हम लोग जैसे देखते भी है ना किस कंपनी ने पिछले 20-25 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, लोग सोचते हैं अच्छा, कि ये वैसे जरूरी तो नहीं है ना, शरिया कंप्लाइंट में जाओ कहीं भी जा सकता है ना, हाँ वो तो अपनी दूसरा मर्जी। ऑप्शन कौन सा है उसके पास? उसके अंदर होता है फिर KSE 100 इंडेक्स, जिसकी हेडलाइंस भी लगती हैं हाँ। कि वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे चला अच्छा, ये जो हेडलाइन लगती है इनमें शरिया कंप्लाइंट शामिल नहीं होता? शरिया कंप्लायंट इंडेक्स भी उसी स्पीड से जा रहा होता है ऑलमोस्ट, लेकिन उसका नंबर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक पूरा बना हुआ है, पहले से चलता हुआ आ रहा दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक तो शरिया कंप्लाइंट, एक KC 100। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या करें फिर? ठीक है, अब आपने लिस्ट खोली KMI 30 की, उसमें 30 कंपनीज आएंगी। हाँ। वो आपको बताएगा कि ये जो इंडेक्स है ना, इसमें 10% इस कंपनी का वेट है। हाँ। ठीक है, अब आपके पास लेट से 1 लाख रुपया है, हाँ। आपने 10,000 रुपये पहली वाली कंपनी में उसके शेयर ले लिए। हाँ। दूसरी कंपनी 9% थी, आपने 9,000 के शेयर उसके ले लिए। आजकल जो है ना एंग्रो होल्डिंग्स कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी परसेंटेज है 10-11%, तो आपने उसके शेयर ले लिए। फिर मेरे ख्याल से मिज़ान बैंक आता है, उसके भी आपने शेयर ले लिए। तो आप 15 कंपनीज तक ही जाएंगे ना, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके बाद जो कंपनीज है उनकी परसेंटेज बहुत कम है। अच्छा, फिर तो उसके बाद 15 क्या करें? कंपनीज में आपने अपना 1 लाख रुपया डिवाइड कर दिए। ठीक है। अगली दफ़ा आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, आपने फिर यही चीज़ करनी है। ठीक है। जब आप इन परसेंटेजेस के साथ चलेंगे ना, आप ट्रेडिंग से बच जाएंगे, आप टिप से बच जाएंगे, आप नुकसान से भी बच जाएंगे। ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती रहेंगी, आपका भी प्रॉफिट इनके साथ साथ ग्रो होता रहेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे 20 साल बाद के स्टॉक मार्केट तो ऊपर चली गई लेकिन मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के साथ चल रहे हैं। ये करना चाहिए सबको। 5 मिनट साल में एक दफ़ा लगा के जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उस परसेंटेज के हिसाब से बाय कर लो। भाई ये आसान तरीके का, सबसे आसान तरीका। चौथा कोई चीज नहीं है। इसके अलावा और चीज़ें होती हैं, जैसे हम भी लोगों को सिखाते हैं कि अब ये हैं 20 कंपनीज, इसमें से यकीनन 5 से ज़्यादा अच्छी होंगी। ठीक है। तो वो कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए फिर काम करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, वो फिर अब हर किसी की मर्जी है। भाई यही आसान तरीके का 99% लोगों के लिए जो है ना। अच्छा, इंडेक्स एक बात है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें छक्का नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? अभी देखें आप 2023 छक्का तो में उसी पे लगता है ट्रेडिंग के ऊपर, एक आम तासुर है। इन्वेस्टमेंट में भी छक्का लगता है, बोल्ड भी हो जाते हैं ना फिर ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में बोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कैसे बोल्ड का ऑप्शन होगा? आपने अगर वो मैंने आपको बताया जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई थी, उस दिन भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो आज भी आप 10 गुना पे खड़े हैं। 15,000 से 1.5 लाख पे हम पहुंच गए। तो इसमें बोल्ड नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए कभी कभी हो जाता है, कोई खबर आ जाती है, हालात खराब हो जाते हैं, मोमेंटरीली नीचे आ गए। बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि आप खुद सोचे ना, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो पैसे ना बनाए? असल में जो लोग डरते हैं ना, इसलिए बार बार एक चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, ताकि जो आदमी डरता है ना उसका खौफ खत्म हो कि ट्रेडिंग एक अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। आप जो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मुकम्मल सेफ एंड सिक्योर है, और जो ट्रेडिंग है उसमें 99% डूबने के इम्कान है। या आपके अंदर इतनी सलाहियत तो छक्का लगाओ फौरन निकल आओ, लेकिन लालच जो होता है इंसान को निकलने नहीं देता। जहाँ बोलता है 50 लाख हो गए, चलो एक और खेल लूँ, फिर 70 लाख हो गए, फिर 80 बहुत ज्यादा लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बना भी लेते हैं लेकिन एंड में लॉस करके निकलते हैं। दुनिया बता रही है आपको कि भाई दुनिया में ट्रेडिंग से नहीं बना है। बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन अगेन वो 5-10% लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया, उसमें से 5-10% लोग सक्सेसफुल हो गए, 90-95% फेल हो गए। लेकिन अगर आप ये इंडेक्स के साथ चलेंगे। अच्छा, अब एक बात और बताएं सर, जो स्टॉक मार्केट है इसमें जो सालाना मुनाफा है इसका तनासुब क्या है? आप पूरे पिछले 25-26 साल की एवरेज निकालेंगे ना, तो ये बनेगा हर साल का 18 से 20%। 18 से 20% का मतलब होता है हर 4 साल बाद पैसे डबल। कंपाउंडिंग होती है ना, एक पहले 100 रुपये 120 होते हैं, इस पे टैक्स भी तो कटता होगा। 15% टैक्स होता है जब आप बेचेंगे। हाँ, जब आप बेचेंगे ये आपको डिविडेंड रिसीव होगा। तो ये भी देखें अब सैलरी टैक्स के मुकाबले में कम है। इधर भी हुकूमत आपको जो है वो कह रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी पिछले बजट में जो लोग बैंक में पैसे रखते थे या जो फिक्स्ड इनकम वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फिक्स रिटर्न आता है, उस पर टैक्स रेट उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट पे नहीं बढ़ाया। वो भी आपको कह रहे हैं कि इधर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, ये ज़्यादा जो है आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमा के देती है। तो एक जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 18%? नहीं, ये पूरे 25 सालों की एवरेज है। मैक्सिमम तो 100% भी होता है किसी साल में, किसी साल में -10 भी हो जाता है। लेकिन एवरेज 20%, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। अच्छा, आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए? ये हमारा विजन है कि हमने अगले 5 सालों में 1 मिलियन पाकिस्तानी जो है ना उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी है, और उनके माइंड में ये डालना है कि विजन है। ये आपकी कोई यानी कि कोई आपकी कोई तबलीग है या आपका कोई ये कारोबारी काम है, ये मिशन है, ये वजह क्या है, ये आपने जो बना इसके पीछे सोच क्या है आपकी? ये जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी यही बताया गया था कि इसमें लॉस हो जाता है। नहीं, वो समझ इसमें जो है सट्टा होता है। ये आपका जो विजन क्यों बनाया आपने?
इसको एक कारोबारी मकासद के लिए विजन बनाया है या किसी लोगों की फलाह के इसमें से लिए? तो जो 1 मिलियन लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में, इसमें तो 99% लोग तो खुद ही कर रहे होंगे, ठीक हो हमसे एसोसिएटेड भी नहीं होंगे। ये एक कल्चर तब्दील करने का जो है ना मकसद है। अभी मैंने आपको बताया कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर कोई चाहता है कि मैं रियल एस्टेट में प्लॉट ले लूँ, उसमें 10,000 किस्म के स्कैम्स अलग होते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो जो लोगों को गलत चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है और आपको जो है ना उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट आपको स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। तो जब लोग इसकी तरफ आएंगे, उनका भी फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा होगा, तो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी भी इंप्रूव होगा इससे। सर, अब 4 चीज़ों पे आते हैं, एक गोल्ड, एक रियल एस्टेट, एक स्टॉक, एक डॉलर। इन चारों को अगर आप तकाबली जायजा लें तो ये 5 साल में गोल्ड में जिसने इन्वेस्टमेंट की उसने कितने % कमाया, जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की उसने कितने % कमाया, या जिसने डॉलर में की या जिसने रियल एस्टेट में की, इसमें सबसे ज़्यादा किसने कमाया 4 शोबों में? वैसे तो जो एक है गोल्ड, रियल एस्टेट, वही जो सबके पास 4 ऑप्शन होते हैं, स्टॉक मार्केट। 5 साल वैसे जो है ना, अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, इतना लंबा अरसा नहीं होता। अमेरिका में भी आप देखेंगे 2000 से लेके 2010 तक जो स्टॉक मार्केट थी ना, उसका 0% प्रॉफिट था। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आ 10 जाती साल हैं, में 0%? बस उन्हीं 10 सालों में कम था। अच्छा। लेकिन अगर वैसे देखेंगे बहुत ज़्यादा है, तो 5 साल ना ज़रा प्लानिंग करने के लिए थोड़ा कम टाइम होता है। लेकिन फिर भी गोल्ड जो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का होता था 5 साल पहले, मुझे याद है कोविड में 1,20,000 का होता था। आज ये तकरीबन जो है 3,34,000। तो 3 गुना हो गया तकरीबन। ठीक है, स्टॉक मार्केट आज से 5 साल पहले 2020 कोविड में 30,000 पे होती थी, 30,000 का इंडेक्स होता था। इसने भी आपको 5 गुना प्रॉफिट कमा के दिए। अच्छा, गोल्ड जो है वो 3 गुना बढ़ा है, हाँ, स्टॉक मार्केट तकरीबन 5 गुना बढ़ी है। बैंक का अगर आप रेट देख लें, बीच में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी 22% तक ही है, 22% तक है, लेकिन वो 2 साल थे, तो मैक्सिमम इसने आपके पैसे डबल कर दिए होंगे ठीक 5 साल में। 100 रुपये को 200 रुपये कर दिया होगा। इसी तरीके से डॉलर होता था 5 साल पहले 150 रुपये का, बल्कि 160 रुपये का होता था, तो वो तो डबल भी नहीं हुआ। तो 5 साल में भी देखें आपको वही रिटर्न नज़र आ रहे हैं जो आपको पिछले 25-26 साल में नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट स्टॉक्स में ही होता है, और फिर सबसे कम प्रॉफिट जो है डॉलर में होता है। डॉलर उस वक्त लगता है बंदे को बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन वो फिर उधर आगे रुक जाता है, 3-4 साल वहीं रहता है, और जो है इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब गोल्ड और स्टॉक मार्केट कमों पे साथ साथ चली है? नहीं, साथ साथ नहीं। आप 26 साल देखेंगे ना, और 5 साल भी देखेंगे, 5 साल में वो 3 गुना हुआ है, स्टॉक मार्केट 5 गुना हुई है। अच्छा। और 25-26 साल भी देखेंगे तो जो गोल्ड है उसने तकरीबन 50 गुना प्रॉफिट दिया, स्टॉक मार्केट ने 150 गुना दिया। आप पर साल देखेंगे ना तो ये 3-4% का फर्क होगा। स्टॉक मार्केट जैसा मैंने बताया 19% एवरेज है, तो गोल्ड का तकरीबन 15% होगा। लेकिन ये जो एडिशनल 4% होता है, जब आप इसको लंबे अरसे के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ठीक हो गया। ये बताएं सर, एक नया जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है वो डिजिटल की दुनिया में हो रही है, ऑनलाइन, क्रिप्टो के अलावा। क्रिप्टो की हम आगे चल के बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर की मार्केट है कि लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं पाकिस्तान में बाहर से। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हो रहे हैं। वो शोबा इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? देखिए, उसकी भी अगेन कोई कंपनी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्टर है वो है सिस्टम्स लिमिटेड। आप ऐसे ही कोशिश करते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, आईटी कंपनी बनाऊंगा मैं, आप जो है सिस्टम्स लिमिटेड के भी ओनर बन सकते हैं। अब ये 2014 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और इसने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है 10-12 सालों में। कोई तकरीबन 30-40 गुना प्रॉफिट दे दिया होगा जब से इसके शेयर स्टार्ट हुए। 30-40% गुना 40% गुना, यानी 40 टाइम्स 40 टाइम इजाफा। हाँ, 30 से 40 टाइम्स जो है ना सिस्टम लिमिटेड जब से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ है 2014 में। सारी जो कंप्यूटर्स की सॉफ्टवेयर कंपनियों का सबका मुझे नहीं पता, बट ये जो पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपोर्टर है, हाँ, ये इसने बहुत ज़बरदस्त लोगों को, क्योंकि जो भी आप कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ या तो डिविडेंड के तौर पे शेयर करेगी, या तो फिर उसकी जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसका शेयर महंगा हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी खुद लोग ट्राई करते हैं, आम बंदा जब ये इनलिस्ट कब हुई? 2014 में। 2014 से लेके अब तक जो है वो 40 गुना इजाफा उसका हो चुका है। 30 से 40 गुना, 30 से 40 गुना, समवेयर बिटवीन दैट। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से अभी तो मैंने आपको सिर्फ इंडेक्स का बताया ना कि 1 लाख रुपए 1.5 करोड़ हो जाते हैं। हाँ। आप कंपनियां अगर मुझे कहेंगे, जैसे हमने प्लॉट में तो अपनी मर्जी का प्लॉट निकाला ना, हाँ। अगर मैं अपनी मर्जी की कंपनी निकालूं ना इसमें, तो ये 150 गुना के बजाय शायद 1000 गुना भी होंगी ऐसी कंपनी, जो 1000 गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। ढूंढना कि फ्यूचर की नंबर 1 कंपनी कौन सी होगी एक मुश्किल काम होता है।
एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और हर किसी को करना भी नहीं चाहिए। वो ढूंढने की टेक्निक क्या है? वो ढूंढने की टेक्निक होती है कि आप उसका पूरा बिजनेस पढ़ें हाँ। और देखें कि ये बिजनेस जो है ना ये बाकियों से बेहतर है। तो ये बिजनेस कैसे पढ़ते हैं? बिजनेस पढ़ते हैं इस तरीके से कि हर बिजनेस में ना आपने एंड में पता लगाना होता है कि ये जो चीज़ बेच रहे हैं हाँ और जो उसको बनाने की कॉस्ट है, हाँ उसमें जो फर्क है वो है प्रॉफिट। हाँ। तो ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं, ज्यादा होता है या मिसाल कम है होता ना है? कि अभी आने वाले वक्त में एक आम अमूमी तासुर ये है कि जो ऑल्टरनेट एनर्जी है, या इसको हम सोलर कह लें, या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं, या ये जो जो इसमें व्हीकल में एक ऑल्टरनेट एक ऑप्शंस आ रही है, ये ऊपर जाएंगी। तो ये बात सही है? 1995 में जब इंटरनेट और .com बबल हुई ना, हाँ उस वक्त अमेरिका में फुल जो है इंटरनेट की जितनी भी कंपनी थी ना, हाँ। जिसके पास वेबसाइट भी नहीं होती थी ना, उसका भी शेयर ऊपर चला जाता। अच्छा। लेकिन आज उन 100 में से शायद 4 कंपनियां रह गई। तो अगर दुनिया किसी तरफ जा रही है, एआई की तरफ जा रही है, इसका ये मतलब नहीं हर कंपनी कामयाब होगी। ओके। 90% कंपनीज फेल हो जाएंगी, 10 अच्छा, ये कंपनीज बड़ी बड़ी हो अहम बात जाएंगी। बताई। ये जो कंपनियां हैं इस वक्त ऊपर जा रही हैं, चले वो जो टिप पे बंदा चला और ट्रेडिंग की उसमें तबाह हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट में भी तबाह होने का इम्कान होता है। देखें, आपने जब वो 15 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की होगी ना, हाँ हो सकता है अगले 20-25 सालों में 2 से 3 जो है वो नीचे की तरफ चली जाए। हाँ। लेकिन जब आप एक पूरा एवरेज के साथ चल रहे होते हैं तो बाकी कंपनीज उस लॉस को रिकवर कर लेती हैं। ओके। तो डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी और होती ये है। भी बड़ा जरूरी है कि हाँ। आपने एक जगह पैसे नहीं एक लगाए। जगह पैसे नहीं लगाने। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी भी अच्छी हो, जिसमें लोग क्रिप्टो भी डाल सकते हैं, हाँ। इतनी अच्छी नहीं होती कि आप अपना पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर दाव पे लगा दें, उस पर बेट ले लें इतनी बड़ी। तो अच्छा। हर जगह थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करने होते हैं। स्टॉक्स में अच्छी बात होती है कि ऑलरेडी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। एक आदमी को मिनिमम कितनी जगह जो है वो सरमायाकारी करनी चाहिए? स्टॉक मार्केट कितनी कंपनियों में कम से कम? कम से कम अगर बहुत एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ देखता भी है, तो भी उसको 5 से 7 कंपनीज में करनी चाहिए। अच्छा। और अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं देखते तो फिर आपको 15 से 20 कंपनीज में करनी चाहिए। यानी ये एक अलग पहलू, अगर आप मुताले के बगैर और अंदाजे पे कर रहे हैं तो कम से कम जो है 15-20 में करें, और बहुत गहराई में जाके कर रहे हैं तब भी 5 से 7। जब भी 5 से 7 जरूर करें। और बिल्कुल अगर आप एक अंधेरे में तीर चला रहे हैं तो उसमें 15-20 कंपनियों पे 15-20 कंपनी बस जरूरी। एक कंपनी का जुआ नहीं खेलें। एक कंपनी का जुआ आपकी ये लाइफ बड़ी अफोर्ड अहम नहीं कर बात सकती। आपने बताई कि एक कंपनी का जुआ जो है बड़ा रिस्की होता है। तो जब भी आप सरमायाकारी करें 10 से 15 कंपनियों में करें, ताकि और बिल्कुल वो जो कंपनी है और सेक्टर भी 10 से 15 हो। जरूरी नहीं है, 5 से 7 सेक्टर भी हो सकते हैं। हर सेक्टर में 2-2 कंपनीज भी आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल कंपनीज भी ज़्यादा होनी चाहिए और एक सेक्टर में भी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि 10 कंपनीज एक ही सेक्टर की ले ली, हाँ। वो भी सही नहीं है। अच्छा, ये बैरून मुल्क से जो है ना नौजवान कौन कौन से शोबों में बिजनेस ले सकते हैं? ये बैरून मुल्क से पाकिस्तान, फिर आप जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो आपने देखना होता है कि पाकिस्तान की एडवांटेज क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो पाकिस्तान में बाकियों से बेहतर है। तो उसमें एक चीज़ है कि हमारे पास अभी भी जो लेबर है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लेबर जो अभी भी सस्ती है। तो ये जो गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, ये बहुत लेबर इंटेंसिव काम होता है। कपड़े सीने होते हैं, स्टिचिंग करनी होती है। और यहाँ पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश भी है, यानी कि लोग ये काम करना जानते भी हैं, आप सिखा सकते हैं। एक बंदा हायर करके वो 10 बंदों को सिखा सकता है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कोई भी ऐसी चीज़, मोबाइल को असेंबल करना या कपड़े बनाना, इसमें पाकिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर पाकिस्तान एक अपनी बिजली की कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर ले और टैक्स रेट थोड़ा सा कम कर ले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक पूरा हब बन सकता है। जैसे चाइना और अमेरिका में भी ट्रेड वॉर चल रही है, तो चाइना से जितना भी एक्सपोर्ट होते हैं ये सारी चीज़ें, वो पाकिस्तान में भी शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी पॉलिसी बनानी होगी। आप जब ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहे होते हैं तो आपको दुनिया भर में नंबर 1 ऑप्शन बनना पड़ता है। एक और भी चीज़ है कि हमारे सोसाइटी में खुसूसन जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वहाँ बच्चों की जो जहन साजी की जाती है वो की जाती है नौकरी करनी है, कारोबार करने के लिए जहन नहीं बनाए जाते। तो अपने बच्चों को कारोबार करना किस तरह सिखाएं, इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चों की जहनी तरबियत किस तरह करनी चाहिए? इसका सबसे अच्छा तरीका जो हमारे ना एक पिछले साल इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के मेंबर थे, उन्होंने बताया मुझे, मैं सबसे वो शेयर करना चाहूँगा। वो कहते थे, मैं ना पिछले 10 सालों से ना हर ईद पे अपने जो पोते पोती थी और बच्चे थे, बच्चे तो खैर बड़े हो गए थे, तो जो पोते पोती थी ना उनको मैं एक शेयर देता होता था 5,000 रुपये का, और साथ उनको 5,000 रुपये ईदी देता होता। तो जब उन्होंने देखा 10 साल तक कि जो शेयर थे उनकी वैल्यू लाखों में चली गई और जो पैसे मिले वो हमने खर्च करके जो है वो उड़ा दिए, तो उनको फिर समझ आता है सेविंग करने का और इन्वेस्टमेंट करने का असल फ़ायदा क्या है। तो अपने जो भी यंग जनरेशन है उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर दें। हाँ, उनको जो है, कितनी उम्र से दें? ये तो आप 5 साल से भी शुरू कर सकते हैं।
अच्छा। 5 साल में 2-3 साल में जो है सब ईदी देना शुरू कर देते हैं, तो आपको जो है उनके नाम पे एक अकाउंट खुलवा के थोड़ी अच्छा, सी आप ये इन्वेस्टमेंट कह रहे करके हैं वहाँ कि पे। हर आदमी को, हर वालिदैन को उसके जितने भी बच्चे हैं उन तमाम का अकाउंट खुलवाना चाहिए? अपने अकाउंट पे भी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये और मैंने ये आपके अकाउंट लिए सेव खुलवाने के किया लिए है। शनाख्ती कार्ड बनना जरूरी होता है? जैसे बैंक में भी होता है ना, जूनियर अकाउंट खुल जाता है हाँ। एक उसके ओनर सीनियरशिप के अंदर, हाँ। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आप अपने नाम पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उनके नाम पे खुलवाएं। हाँ। लेकिन एक चीज़ जब सेपरेट वो खुद देखेंगे, अब लोग बहुत डेटा देखते हैं, हाँ। इवन छोटे बच्चे भी जो है वो यूट्यूब पे सारा देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये जो सैलरी माइंडसेट भी जो है ना, ये भी दुनिया में थोड़ा थोड़ा अब चेंज हो रहा है। यंग बच्चे भी जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, तो उनको फर्दर। ये जो आपने सैलरी माइंडसेट की बात की ना, तो हम अपनी नौजवान नस्ल को इस माइंडसेट से कैसे निकालें? खासतौर पे जो आपकी मिडिल क्लास है, वो तो उसने तो नौकरी के अलावा उसके जहन में कुछ आता ही नहीं है, हमें नौकरी करनी है। ये दुनिया भर में ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी जो है एक इसको सेफ समझा जाता है। हमसे पिछली जनरेशन आप लेकिन देखेंगे, कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो और पहले तो कंफर्ट जोन होता था, इंसानी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे ज़्यादा एक फ्लैगशिप जिंदगी को समझा जाता था कि एक बंदा है, उसने अपनी नौकरी एक कंपनी में शुरू की और वो रिटायर भी वहीं पे हुआ, हाँ। उसको सेलिब्रेट किया जाता था कि इसने देखो इतनी मेहनत की कि एक कंपनी के साथ जो है जुड़ा रहा, हालांकि खुद उसको ये इतनी ज़्यादा अलमिया उसका, उसकी जिंदगी की नाकामी है। पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता था, अब लोगों को समझ आया कि ये एक अलमिया है। अलमिया है। हाँ, तो अब जो है लोग खुद भी अपनी चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, वॉरेन बफे कहता है कि ऑलवेज लुक टू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। ओके। यानी कि जिस चीज़ में आपको शौक है उसको अपना प्रोफेशन बना लें, उसमें आपके ना एक्सेल करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वो आप जो है, जो लोग 15-20 साल बाद जाकर जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आप 5 साल में पहुँच सकते हैं, अच्छा, एक क्योंकि आप स्टॉक दिन रात मार्केट, उसके बारे में सोचते हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से आप एक बात ये बताएं कि कितने पैसे स्टॉक मार्केट में मिनिमम आप इन्वेस्ट कर दें कि उसके बाद दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है, बस फिर आप मोबाइल पे जो है ना सिर्फ टिकटॉक की रीलें देखते रहो, पैसा गिरता रहेगा। ये जो हमने पूरा प्लान बनाया ना 15 से 20 साल वाला, हाँ। उसका भी मकसद यही है। उसका मकसद ये नहीं है कि अरबपति बन जाना है या करोड़ों में पैसे करने हैं और फिर जो दिल में आए करो। उसका मकसद ये है कि एक टाइम ऐसा है कि जो मेरे पास जो सेविंग्स है ना, उससे जो हर साल प्रॉफिट आता है ना, वो मेरी सैलरी से ज़्यादा हो। तो कितना होनी चाहिए invest? देखिए, उसके लिए फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ना 7 से 8% डिविडेंड हर साल आ जाता है। तो अगर लेट से आपने हर साल टारगेट करना है कि मुझे 1 लाख रुपया जो है ना डिविडेंड से आए, तो आपके साल के 12 लाख रुपए हुए। उसके लिए आपको सेव करने पड़ेंगे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। अगर आप 1.5 करोड़ रुपए हाँ, इन्वेस्ट कर दें तो आपको जो है प्रॉफिट तो ज़्यादा आएगा। प्रॉफिट तो तकरीबन 20% आता है हर साल, लेकिन वो महंगाई भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो आप सिर्फ वो हिस्सा खर्च करते हैं जो कि महंगाई के साथ ग्रो होता है। तो आप 8 से 10% जो डिविडेंड आते हैं वो आप जो है स्पेंड भी कर सकते हैं, अपने किचन का खर्चा भी चला सकते हैं उससे। तो 1.5 से 2 करोड़ एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे जाके आपको महीने का 1 लाख रुपए का डिविडेंड आता है, उससे आप अपने ज़रूरी खर्चे चला सकते हैं। ये क्रिप्टो का बड़ा हुआ है, ये है क्या? देखिए, क्रिप्टो एक, जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लोगों ने देखा कि हमारे जो बैंकों में पैसे पड़े हैं वो सेफ नहीं है, और बैंक जो है उससे सट्टेबाजी कर रहे हैं। हाँ। तो एक बंदे ने, जो अनोनिमस है, आज तक पता नहीं चला कौन है, अच्छा, उसका आज तक पता नहीं चला? आज तक पता नहीं चला। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, ये 3-4 कंपनीज हैं जिन्होंने मिलके ये बनाया था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ही ना हो। तो उन्होंने एक चीज़ क्रिएट की, बिटकॉइन। उसका ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ था कि ये जो है ना, आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। तो इसके अंदर फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखा कि अब ये और काफ़ी, ये बना किस मुल्क में? मुल्क का भी नहीं पता। जो फाउंडर का नाम बताते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जापान बेस्ड है, लेकिन ये भी नहीं पता। जैसे कि इंसान का नहीं पता, वैसे ये भी नहीं पता कि कौन से मुल्क से जो है बना था। अच्छा। लेकिन अगेन देखें, और इसका आगाज कब से हुआ? 2008 2008 और 2009, ठीक है। उसमें जो है इसका वाइट पेपर लिखा गया था। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि हम लोग बैंकों को ट्रस्ट नहीं करते, फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते। ये जो है इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। हम लोग एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिसकी जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, अच्छा। ताकि ये इस टाइम के साथ में वैल्यू ना तो लूज दुनिया करे। में कहीं क्रिप्टो पे खरीदारी होती है, लेकिन अगेन वो यही होता है कि आपके जो भी होते हैं वो उस वक्त उसको सेल कर देते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो पैसे जो है उसके पास अभी क्या पोजीशन है क्रिप्टो की, और खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी खबरें आती हैं कि इसको लीगलाइज कर रहे हैं। सरमायाकारी करनी चाहिए लोगों को क्रिप्टो में? बहुत छोटा सा हिस्सा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकती है, तो आप एक छोटा सा हिस्सा आप तो इसमें कर दुनिया सकते भर के कारोबार को स्टडी करते हैं, मुस्तकबिल के कारोबार पे नजर रखते हैं, आपके ख्याल में क्रिप्टो का मुस्तकबिल है? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है, क्योंकि आप रिस्की है? पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ना,
कोई भी बड़ा एम्पायर हो, वो मुग़ल एम्पायर हो या वो उसके बाद के ये जो सारे ब्रिटिश रूल, नेदरलैंड का रूल, करेंसी जो है ना हर मुल्क अपने काबू में रखता है, अच्छा, वो लोगों को नहीं देता। नहीं तो तो ये अमेरिका बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है क्रिप्टो में, क्यों ले रहा है? वो डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं, वो भी जो है दुनिया से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये जो सारी ट्रम्प टैरिफ की वॉर भी चल रही है, इसके पीछे मकसद तो क्या यही है ना कि डॉलर को प्रोटेक्ट करना, डॉलर को जब दुनिया मेरे की तौर पे नंबर वन अमेरिका खुद करेंसी रखना। क्रिप्टो के हक में नहीं है। आजकल के जो प्रेसिडेंट है वो प्रमोट करते हैं, हाँ, लेकिन उस लेवल तक प्रमोट नहीं करेंगे कि ये डॉलर को बीट करते, अच्छा, क्योंकि उससे जो अमेरिका की पूरी ये ऐसा हेजेमनी है नहीं, वो खराब ऐसा हो आपके जाएगी। ख्याल में ये कि अमेरिका जो क्रिप्टो को इतना प्रमोट कर रहा है, ये दुनिया को ट्रैप कर रहा है? नहीं, ट्रैप नहीं कर रहा, ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई बिजनेस बन रहे हैं दुनिया में तो हाँ, हमारे मुल्क में आ जाए, हमें फ़ायदा हो जाए उसका, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आनी है ना वो हमारे पास आ जाए, इसमें जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है अच्छा, वो ऐसे हमारे साथ लोग हैं रखें। जिन्होंने क्रिप्टो में कमाया है? हमारे पास आते हैं काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हमने इससे थोड़ा बहुत कमाया भी है। 80% लोग तो वो आते हैं जिनका नुकसान हो गया होता है, लेकिन कभी कभी 20% लोग जो आते हैं जिनका फ़ायदा हो जाता है। नहीं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हो क्रिप्टो से? बिल्कुल बताते तो हैं लोग, और जिस तरह से उसकी प्राइस बढ़ी है ऐसा होगा, कुछ लोगों ने कमाया भी होगा, वही ट्रेडिंग वाली परसेंटेज होगी, 5% लोगों ने कमाया होगा, 95% का नुकसान हो गया होगा। अच्छा, लेकिन अगेन रूल यही है कि आप जो है अपना फाइनेंशियल फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकते। अच्छा, एक चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट कभी करनी ही नहीं है, हाँ, आपने जो है हमेशा अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि कल को जब आप रिटायर हो तो आप सेफ रहें। तो आप थोड़ा सा पोर्शन अगर आपको लगता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि जो भी बड़े मुल्क होते हैं दुनिया के, वो कोई भी चीज़ अगर उनको आगे थ्रेटन करती है तो वो उसको फिर जो है वो ठीक। उसके अगेंस्ट काम करते हैं। आपकी जो आज की गुफ्तगू है उसका हासिल ये है कि आप कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, आपने एक तो सरमायाकारी जरूर करनी है, चाहे आप 100 रुपये बचा के करें या 1 लाख रुपए बचा के करें, लेकिन और उस सरमायाकारी को भी आपने जो है ना एक साथ नहीं करना, तोड़ तोड़ के करना है, 10 मुख्तलिफ शोबों में करना है। तो उसका जो है आपको जो है एक तो नुकसान कम होने का अंदेशा है, सरमायाकारी आपकी महफूज रहेगी, और मुस्तकबिल में जो है उसके आप जो है एक गैर मामूली नताइज जो है हासिल कर लेंगे। बिल्कुल दूसरी ऐसे ही बात है। आपने बोली कि जो आपकी बात का हासिल में समझ पाया कि अपने बच्चों को कारोबार करना सिखाएं, और उसके लिए सबसे आसान रास्ता जो है वो स्टॉक मार्केट है, जहाँ से उसका जहन जो है वो कारोबारी जो है बनना शुरू हो जाएगा। और जब वो एक जब वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू करेगा तो उसको समझ आएगा कि डिफरेंट बिजनेस किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्यूचर में कल को उसने अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करना होगा ना, तो उसको एक नॉलेज होगी। अच्छा, इस वक्त जो आईटी सेक्टर है या टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो स्टॉक मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा मजबूत जड़ें रखता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के लिहाज से? नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरी कंपनीज के ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। ये जो आईटी कंपनीज होती हैं ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं। हाँ, तो जब से ये करेंसी स्टेबल हुई है ना, तो इनके प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ रहे, ओके, लेकिन लंबे टाइम पे इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। आज हमने जो गुफ्तगू की ना, उससे एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है ना कि अमीर लोग पैसे बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में 70% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट अकाउंट है उनके पास। 70% पॉपुलेशन तो अमीर नहीं हो सकती ना किसी भी मुल्क की। ना करें यार। हर बंदा जो है ना इंडिया में 10% तक पहुंच गया, और पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो 0.1% भी नहीं है। नहीं करें यार। अच्छा, लेकिन यही चीज़ तो चेंज होगी आगे, जैसे जैसे नए लोग आते हैं और लोगों को बताते हैं। एआई का दौर है, लोग खुद देख लेते हैं पिछले सालों में किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या पाकिस्तान के लोगों का एतबार नहीं है, या पाकिस्तान के माफियाज लोग ने उसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दी है? नहीं, खुद पाकिस्तानी लोग जो है ना वो सोचते हैं कि अगर मुल्क के हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तो जो ज़मीन होती है ना वो सबसे सिक्योर होती है। उधर मैं जा भी सकता हूँ, उधर जाके देख भी सकता हूँ उधर कोई कब्जा कर रहा है कि नहीं। लेकिन रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो बिजनेस ओनर कमाते हैं। बिजनेस ओनर के साथ आप जब प्रॉफिट की पार्टनरशिप करेंगे तो आप भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। तो आप 30,000 की नौकरी है, 50,000 की नौकरी है, या 5 लाख की, हर किसी को जो है ना। आप जो है बिजनेस ओनर के साथ इन्वेस्टमेंट का तरीका सिखाते हैं, लेकिन आप बिजनेस ओनर बनाना क्यों नहीं सिखाते? जब आप उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और आपको खुद बिजनेस करना आ जाएगा, अब उनके बिजनेस को समझ जाएंगे, तो फ्यूचर में आप खुद भी बिजनेस कर सकते हैं। तो एक टाइम आता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तान में भी ऐसे, जैसे आपने एग्जांपल ली, पहले वो स्टॉक मार्केट के थ्रू कमाते हैं, ठीक है, फिर जब उनके पास इतना ज़्यादा सरमाया आ जाता है फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो आपकी में और अब्दुल रहमान साहब कुछ और आप कहना चाहेंगे? तो मैं सिर्फ यही सबसे कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट देखे होंगे, डिस्कशन देखे होंगे आजकल, बल्कि यूट्यूब पे फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, इसका टॉपिक बहुत ट्रेंड भी कर रहा है। तो हर बंदा जो है ना आजकल सोच रहा है कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से फाइट करना है, अपनी एक सरमायाकारी करनी है, एक पोर्टफोलियो बनाना है जिससे वो फ्री हो जाए। तो आप सब ने एक प्लान बनाना है 10-15 साल का, कि जिसके एंड में आपका जो सेविंग्स है ना वो आपको उतना कमा के दे जितने आपकी सैलरी कमा के। फिर आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में फ्री हो जाएंगे, इंजॉय भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ये नौजवानों के लिए हो गया ना। अब 50 साल वाले से ऊपर वाला क्या करे? उनको भी सेम करना है, वो अपनी प्लानिंग करें तो ताकि वो जब 65 के होंगे तो वो भी सेम चीज कर सकें। कबर में जाके नहीं, अब देखें एडवांटेज ये भी तो है ना, जो लोग 45-50 साल के हैं हाँ। उन्होंने कुछ अपनी सेविंग इकट्ठी भी कर ली होगी, हाँ। तो वो फौरन उसको जो है कंपाउंडिंग पे लगा सकते हैं, उनके पास कैपिटल है। ये बहुत शुक्रिया रहमान भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आपकी गुफ्तगू का जो बुनियादी हासिल है वो ये है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है जो कहा जाता है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं तो 100% जो है वो आपकी गलती है। ये थी आज की पॉडकास्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।